हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 के प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, दो तरह के जीव होते हैं। एक सरल जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। इन जीवों में जनन के लिए कोई विशेष संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि मानव, इन जीवों में जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिकाएं होती हैं वो विशिष्टीकृत हो जाती हैं, यानी विशेष कार्य करने के लिए संगठित होकर के पहले ऊतक बनाती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग बनाएंगे, अंग मिलकर के तंत्र बनाएंगे। तो इस तरीके से ऊतक, अंग, तंत्र जैसी संरचनाएं बनाते हैं। तो शरीर में इनकी स्थिति भी बिल्कुल फिक्स होती है कि ये अंग कहाँ पर होंगे। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधियों न होकर के अधिक जटिल विधियों से जनन होता है। जैसे कि मानव होता है। मानव में नर जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र होता है। नर जनन तंत्र में जो है शुक्र जनन की क्रिया से आप जानते हैं शुक्राणु बनते हैं। इसी प्रकार से जो मादा होती है उसमें अंड जनन की क्रिया से जो अंडाशय होता है वहाँ अंडाणु का निर्माण होता है। और जब शुक्राणु और अंडाणु फैलोपियन नलिका में मिलते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज जो होता है वो भ्रूण में बदल जाता है और भ्रूण से बच्चे का जन्म होता है। तो इस तरीके से बहुकोशिकीय जीवों में जनन के लिए बहुत ही विशिष्टीकृत अंग होते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है बहुत ही जटिल होती है। आइए चर्चा करते हैं अपने प्रश्न 11 की। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2D डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। देखिए, ये एक संख्यात्मक प्रश्न है। संख्यात्मक प्रश्न उसी प्रकार से किए जाते हैं जैसे कि आप गणित में सवाल करते हैं। तो जैसे गणित में आप करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम जो है इसी तरीके से ये लिखेंगे कि दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या है हमारे, यानी प्रश्न में उसने हमें क्या दिया है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता कितनी है, P। P बराबर है -2D। D मतलब डायप्टर, D का मतलब होता है डायप्टर और यह लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायप्टर। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हम ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है, यानी प्रश्न में उसने हमें क्या पूछा है। तो प्रश्न में उसने हमसे पूछा है लेंस जो है उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इस लेंस की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं कि लेंस की फोकस दूरी का तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो सूत्र किसका होता है, लेंस की क्षमता का। तो हम यहाँ पर लेंस की क्षमता का ही सूत्र लगाएंगे। तो लेंस की क्षमता का सूत्र हो गया P बराबर 1/f। इसी सूत्र से फोकस दूरी का सूत्र भी बन जाएगा। जैसे फोकस दूरी का सूत्र यहाँ बन जाएगा F बराबर 1/p। तो यहाँ पर यानी P का सूत्र हो गया 1/f, तो F का जो सूत्र होगा 1/p, कि ये F यहाँ चला जाएगा, P यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम करेंगे कि यहाँ पर P का मान हमने रख दिया -2, या इस तरीके से अगर इस सूत्र से आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर F बराबर 1/p हो गया। तो F बराबर 1 और P का मान हम यहाँ से उठा करके रखेंगे -2। तो P का मान यहाँ से उठा करके, यहाँ दिया हुआ है ना प्रश्न में दिया हुआ है, तो यहाँ से उठा के रख देंगे। तो F बराबर हो जाएगा, 1 में जब 2 का भाग देंगे तो यानी आधा आ जाएगा, यानी 0.5, तो 0.5
और नीचे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ नीचे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से हमारा f का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा -0.5। अब चूंकि ये यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि यह जो लेंस होगा ये किस प्रकार का होगा, तो चूंकि देखिए यहाँ पर जो फोकस दूरी का मान आया है वो माइनस में आया है, और माइनस में जब उत्तर आता है तो वह जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा। समझ गए बात को? तो यहाँ पर लेंस की प्रकृति होगी अवतल लेंस। तो ये 11 प्रश्न हमारा जो है यहाँ समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे 12वें प्रश्न की, कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो पहला है किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट। तो देखिए किसी कार का जो अग्रदीप हेडलाइट होती है वो एक अवतल दर्पण होता है। कार की जो हेडलाइटों में जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है, अर्थात बिल्कुल जो बल्ब होता है वो दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, अर्थात मुख्य फोकस पर स्थित होता है। और बल्ब से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो बल्ब से यानी दर्पण से गुजरने के पश्चात समांतर होकर के सड़क पर पड़ती है, जिससे वाहन का पथ प्रकाशित हो जाता है। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, इसलिए वो जो हेडलाइट होती है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देगी, चारों तरफ फैला देगी, और काफ़ी दूरी तक, चौड़ा और दूरी लंबी तक हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। इसलिए किसी भी कार का जो अग्रदीप होता है वो हेडलाइट होती है, वो अवतल दर्पण होती है। एक बार पुनः समझिए, कार की जो हेडलाइट होती हैं उसमें अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। बल्ब जो होता है वो दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित होता है, यानी बीच में स्थित होता है, और बल्ब से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो दर्पण के समानांतर चलती हैं और सड़क पर पड़ती हैं, जिससे वाहन का पथ प्रकाशित हो जाता है, अर्थात आगे का जो रास्ता उसको दिखने लग जाता है। साथ ही अवतल दर्पण है तो प्रकाश की किरणों को ये फैलाएगा, इसलिए फैलाता है, इसलिए कार की अग्रदीप में हम हेडलाइट का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, यानी किसी वाहन का जो पीछे की तरफ देखने के लिए, किसी वाहन द्वारा पीछे की देखने के लिए जो साइड ग्लास लगाया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा उत्तल दर्पण। किसी भी वाहन का पश्च दृश्य अर्थात पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए काम आने वाला दर्पण उत्तल दर्पण होता है। ये बीच में से मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है। अगर आप उस पर हाथ फेर के देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि ये बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। इससे क्या होता है, इससे उसका दृष्टिपरास बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे कि काफ़ी दूर तक और काफ़ी अधिक चौड़ाई तक जो है पीछे की गाड़ियाँ जो है ड्राइवर को दिखाई देती है। तो इसके कई रीजन हो गए। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा रीजन क्या होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। पीछे की जो गाड़ी आ रही है ना वो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, और साथ ही इसका दृष्टिपरास, अभी जो बात बताई थी मैंने कि दृष्टिपरास, दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, जिससे चालक अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है, कि भाई उसको बहुत ज़्यादा एक ही गाड़ी नहीं दिखती है, बल्कि पीछे की 2-3 गाड़ियां भी अगर आ रही होती हैं तो वो भी उसे आसानी से दिख जाती है, क्योंकि उसका दृष्टिपरास बड़ा होता है। और दृष्टिपरास बड़ा क्यों होता है, क्योंकि वो बीच में से मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है, तो एक तरीके से ढलवा भाग हो जाता है, इसलिए उसका दृष्टि क्षेत्र भी बढ़ जाता है। एक तीसरा रीजन ये भी होता है कि क्यों यूज करते हैं, साथ ही जैसे जैसे पीछे का वाहन पास में आता है उसका प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है। यानी उत्तल दर्पण लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे पीछे की गाड़ी जो है वो आगे आएगी, हमारी गाड़ी के पास में आएगी, तो उसका जो आकार होता है पीछे वाली गाड़ी का, हमारे दर्पण है उसमें उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो जो ड्राइवर है उसको ये अंदाज़ा लग जाता है कि पीछे की गाड़ी हमसे कितनी दूरी पर है, और उसको जो है रोड क्रॉस करने में या साइड लेने में आसानी होती है।
इसीलिए इन्हीं कारणों के कारण किसी भी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। ये हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर के 10, 11 और 12 जो प्रश्न हैं, आज हमने उन पर चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है और आगे भी आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इसी कंटिन्यू में आगे भी हम जो हैं आगे जो है 12-13 प्रश्नों पर इसी कंटिन्यू रूप से चलते रहेंगे। हमारे हर वीडियो में जो है वो कंटिन्यूटी रहेगी। धन्यवाद।